हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। सेट थ्योरी पे यह हमारा फोर्थ लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट थ्री लेक्चर्स और कंप्लीट सिलेबस इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट की सारी लिंक्स मिल जाएंगी। वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। यहां पे आपको जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, प्रीवियस ईयर पेपर्स और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ्स के रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो यहां से आप हमें पूछ सकते हो। वैन डायग्राम्स, ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखोगे तो यहां से आपको एक न एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। वैन डायग्राम क्या है? आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जब हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में, उसी को हम कहते हैं वैन डायग्राम। जनरली हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइंगल्स। जो यूनिवर्सल सेट्स हैं इनको हम ट्राइंगल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो सबसेट हैं उनको हम सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी और डायग्राम के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन जनरली क्या होता है, हम सर्कल एंड ट्राइंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज दैट मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यह हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं यहां पे इसके सबसेट लेता हूं, 1 2 3, एंड दूसरा सबसेट लेता हूं 5 6 7। अब ए भी इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और बी भी इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, ये मैंने बनाया यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर मैं रखूंगा ये सारे एलिमेंट्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ गई। अब मुझे क्या करना है, सेट ए बनाना है। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा सर्कल के साथ। तो सेट ए के अंदर है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो ये मैं बनाऊंगा एक सर्कल, और ये जो सर्कल है इसका नाम रखूंगा मैं ई। इसी तरह से दूसरा 5 6 7, 5 6 7, यहां पे मैं एक सर्कल बनाऊंगा। तो ये हमारे पास आ गया सेट। तो ये सेट ए है, और ये सेट सॉरी ये सेट बी है। और ये बाहर वाला पूरा यूनिवर्सल सेट है, दोनों इसके अंदर कंटेंट हैं। यानी ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट और बी भी इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अच्छा, ए इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है। जरा मुझे बताओ, ये जो यूनिवर्सल सेट है ये ए और बी को क्या लगेगा? ये इनको लगेगा सुपर सेट। ठीक है, यानी यूनिवर्सल सेट यू इज द सुपर सेट ऑफ ए एंड बी। अच्छा, मुझे यहां पे बताओ, ये जो सेट ए है और सेट बी है, इन दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन है और कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, बताओ। यहां पे 1 2 3 वो यहां पे है ही नहीं, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। यानी ए एंड बी आर डिस्जॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वैन डायग्राम्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सेट थ्योरी की बात करो या प्रोबेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए अच्छे से आपने यहां पे समझना है। यूनियन ऑफ सेट्स,
आपको याद रखना है यूनियन एज ए प्लस काम करता है। कौन सा वाला प्लस? जैसे 2+1 = 3, ये वाला प्लस नहीं बल्कि जमा करना। मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। जैसे बहुत सारे बच्चे रोड के ऊपर खेल रहे हैं, कुछ यहां पे हैं, कुछ यहां पे बच्चे हैं, कुछ यहां पे बच्चे हैं। आपने उन सभी बच्चों को इकट्ठा किया और एक ग्राउंड के अंदर लिया और आपने उनको कहा कि आप यहां पे खेलो। आपने इनको क्या किया? जमा किया। क्या आपने काउंटिंग की कितने बच्चे हैं? नहीं, आपने इनको इकट्ठा किया। सेम यूनियन का भी काम है। यूनियन क्या करता है? एलिमेंट्स को जमा करता है। सिर्फ एक चीज यहां पे है, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। अब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, सेट्स के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। बस वो चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, जो बच्चे रिपीट होंगे उनको एक ही बार लेना है, तो जो एलिमेंट रिपीट होंगे उनको एक ही बार लेना है। जरा यहां पे पढ़ो, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज दिस सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी जितने भी आपके पास अलग अलग जगहों पे बच्चे हैं या अलग अलग सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, सारे एलिमेंट आपने लेने हैं, सिर्फ कॉमन एक बार लेना है। जरा यहां पे हम समझेंगे। लेट अस सपोज दैट हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 एंड 5। मैं लेता हूं सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और मैं लेता हूं सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 और 5। अच्छा, ए यूनियन बी क्या काम करेगा? ये इन दोनों को इकट्ठा करेगा। यहां पे अलग अलग थे ना, अब हम एक साथ लिखेंगे, यानी 1 2 3। अब 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, इसलिए एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। तो फिर 4 और 5, ये वाले एलिमेंट्स भी, ये वाले एलिमेंट्स भी एक साथ हमने लिखे, यानी ये हमारे पास है ए यूनियन बी। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर यहां पे आप इसको समझोगे, ए यूनियन बी, यहां पे वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में हो या बी में हो, दोनों जगह किसी एक जगह पे भी मिले, हमने इनको उठा के यहां पे रखना है। बस इतना हमारा काम है। अगर यहां पे आप वैन डायग्राम की हेल्प से भी इसको अंडरस्टैंड करोगे तो कैसे हम लिखेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल जो कि हमारे पास है यूनिवर्सल सेट यू। यहां पे हम रखेंगे 1 2 3, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे सेट ए। सेट ए के अंदर है 1 2 3। फिर यहां पे हमारे पास है सेट बी, इसके अंदर है 3 4 5। 3 तो है, फिर हम लिखेंगे 4 एंड 5। तो इसको ऐसे बनाएंगे। ओके, अब अगर आपसे कोई पूछेगा, बताओ भाई, अच्छा, आपसे कोई पूछेगा, बताओ भाई यहां पे यूनियन क्या आएगा? तो यूनियन में हम सब लेते हैं, यानी ये सारा हिस्सा आपके पास, ये जो है ना, ये सारा हिस्सा आपके पास यूनियन आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया यूनियन, ए यूनियन बी। ये पूरा जो मैंने शेडेड पोर्शन है ना, शेडेड पोर्शन, ये हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी होनी चाहिए, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। चाहे आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों जगह में, दोनों केसेस में सेम आंसर आएगा, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ यहां पे होल्ड करता है। इसी तरह से ए यूनियन बी, अगर आपके पास 3 सेट्स हैं, पहले आप इन दो का यूनियन लो या पहले आप इन दो का यूनियन लो, कुछ भी करो वो होल्ड करेगा, दोनों जगह आपका सेम आंसर आएगा। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये यूनियन के अंदर होल्ड करता है, यानी ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर हमारे पास लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आप ए यूनियन फाई करोगे, देखो
ए हमारे पास कोई भी सेट है, मान के चलो 1 2 है, और बी आपके पास सेट है यानी खाली है। ठीक है, इस वक्त मुझे आप बताओ कि आपके पास ए यूनियन बी क्या आएगा। आपने सभी को जमा करना है। अब यहां पे तो कुछ है ही नहीं, इधर क्या जमा करोगे आप? तो आपके पास 1 2 ही आएगा, है ना। अगर आपके पास सड़क के ऊपर दो बच्चे हैं, मैं कहूंगा यहां से भी बच्चे जमा करो और यहां से भी करो, यहां पे कोई है ही नहीं, तो यहां से आप क्या जमा करोगे? कुछ भी नहीं ना। तो ए यूनियन 5 हमेशा ए के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। फिर ए यूनियन ए करोगे, ए यूनियन ए, तो वो आपके पास ए ही आएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। फिर अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लूंगा, तो फिर उस केस में क्या आएगा? उस केस में यूनिवर्सल सेट ही आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4, और इसका कोई सबसेट में लेता हूं 1 2। यूनिवर्सल सेट के साथ जब आप यूनियन लोगे तो क्या आएगा? 1 2 तो ऑलरेडी इसके अंदर है, तो 1 2 3 4। जब भी आप यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करोगे तो यूनियन ही आएगा, जब आप 5 के साथ करोगे तो वही वाला सेट आएगा। ये दो बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मींस, जरा इसका मीनिंग देखो, वर्ड का मीनिंग इंटरसेक्शन यानी कट करता है ना। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है यहां पे लाइंस इंटरसेक्ट हो गई, यानी ये पॉइंट दोनों लाइंस के ऊपर है, तो इंटरसेक्शन भी यही मतलब है, यानी कॉमन, यानी जो दोनों चीजें करती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप टीचर हो और स्टूडेंट भी हो, यानी इंटरसेक्शन है, आप टीचर भी हो स्टूडेंट भी हो, आप टीचर भी हो ड्राइवर भी हो, ठीक है, यानी इंटरसेक्शन है। आप ड्राइवर भी हो और मजदूर भी हो, वो क्या है? इंटरसेक्शन है। यानी इंटरसेक्शन में कॉमन आता है। कभी कभार यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे आपने देखना है जो दोनों काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा प्लेइंग क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, ऐसा प्लेयर जो फुटबॉल भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है, मतलब इंटरसेक्शन। देखो, intersection of set A and B is the set of all elements which are common to both A and B। यानी यहां पे एंड का इस्तेमाल होगा। आपने देखा यूनियन के अंदर था और, यानी या इसमें है या इसमें है, ऑप्शन हमारे पास था, लेकिन यहां पे दोनों में होना चाहिए, इसमें भी इसमें भी। तो आपने याद रखना है एंड हमारे पास हो गया इंटरसेक्शन, और ये नीचे की तरफ होता है। इंटरसेक्शन इस तरह से होता है, यानी यूनियन का उल्टा, यूनियन ऊपर की तरफ, इंटरसेक्शन नीचे की तरफ। तो यहां पे अगर हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं सेट ए लेता हूं जिसके अंदर है 1 2 3, और सेट बी में लेता हूं, इसके अंदर है 1 4 6। बताओ भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? आपने ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। बताओ, 1 और है कोई नहीं, सिर्फ 1 ही ऐसा एलिमेंट है जो ऊपर में भी है नीचे पे भी है। ठीक है, अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम समझना चाहते हैं तो कैसे समझेंगे? अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेट है, सेट ए, दूसरा हमारे पास है सेट बी, इसको मैं लिखूंगा सेट ए, इसको मैं लिखूंगा सेट बी, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। बताओ भाई, आपके पास इंटरसेक्शन क्या आएगा? तो इंटरसेक्शन हो गया कॉमन वाला पोर्शन। देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों सर्कल्स के अंदर है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया, ये वाला पोर्शन, शेडेड वाला, शेडेड पोर्शन। तो ये हमारे पास हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों सेम है, कॉमिटेटिव। इसी तरह से एसोसिएटिव, पहले इन दो का इंटरसेक्शन करो फिर तीसरे के साथ करो, या पहले लास्ट के दो फिर फर्स्ट के साथ, तो एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे होल्ड करता है।
अब ये यहां पे इंपॉर्टेंट समझने वाली है। यहां पे हमारे पास है सेट ए जिसके अंदर है 1 2 3। फिर हमारे पास है सेट बी जिसका अंदर है कुछ भी नहीं, 5। तो बताओ भाई कॉमन क्या आएगा? कॉमन क्या है? कॉमन तो कुछ भी नहीं है। आपको मैं कहूंगा कि यार ये एक रूम है, यहां पे कुछ बुक्स हैं, दूसरे रूम में भी कुछ, दूसरे रूम में कोई भी बुक्स नहीं है। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, वो है खाली जगह। यानी खाली आपके पास कॉमन है, बाकी यहाँ पे बुक्स है ही नहीं। सेम इज द केस विद द हेयर। इंटरसेक्शन, जब भी आप फाइव के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास फाइव ही आएगा, ठीक है। और जब आप यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास सेट ए आएगा। देखो जरा यहां पे, यूनिवर्सल सेट में लेता हूं 1 2 3 4 और मैं सेट ए लेता हूं, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। बताओ भाई इन दोनों में कॉमन क्या है? यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन ए, तो वन ही है ना, यानी आपके पास ए आ गया। तो यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन ए, आपके पास ये और ये बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फिर ए इंटरसेक्शन ए और ए में क्या कॉमन है? खुद ही ए कॉमन है। उसके बाद यहां पे आपको याद रखना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, इसी तरह से यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और ये अंदर करो मल्टीप्लाई, आया ए इंटरसेक्शन बी, फिर इसको रखो यहां पे, फिर ए इंटरसेक्शन और सी। कभी कभार ऐसे भी होता है, इसको यहां पे लिखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी यहां पे यूनियन, यहां पे इंटरसेक्शन हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे? सेम ए यूनियन और अंदर वाला, फिर इसको आपने लिखना है, फिर बाहर से ए यूनियन और अंदर वाला। तो ये भी हमारे पास, ये इंटरसेक्शन में है और ये आपके पास यूनियन में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ए माइनस बी, इसको हम पढ़ते हैं एस ए माइनस बी। नाउ डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे लिखूंगा ए माइनस बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है आपने वो सारे एलिमेंट ए के उठाने हैं जो बी के अंदर नहीं होने चाहिए। यानी ए माइनस बी का मतलब है वो सारे एलिमेंट्स ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जरा इसको हम समझेंगे कैसे इसको लिखते हैं। लेट अस सपोज दैट हमारे पास है सेट ए, इसके अंदर है 1 2 3 4 5। फिर हमारे पास है सेट बी, इसके अंदर है 2 6 3 8 9। ए माइनस बी, यहां पे आपने करना क्या है? जो पहला वाला सेट है ना, इसके ऊपर आपने मेन फोकस रखना है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी। ए के वो सारे एलिमेंट आप उठाओ जो बी के पास नहीं है। देखो 1 ए के पास है बी के पास है नहीं, मतलब आएगा। 2 यहां पे है, इसको नहीं लेना है आपने। 3 नहीं लेना है। 4 है इसके पास नहीं है तो उठाओ। 5 है इसके पास नहीं है, तो भाई ये आएगा हमारे पास ए माइनस बी। बहुत सिंपल तरीका है। अच्छा अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूंगा जरा निकालो बी माइनस ए, कैसे निकालोगे? अब किस पे आपने फोकस करना है? पहले पे। जब भी डिफरेंस आए तो सिर्फ पहले वाले पे आपने फोकस करना है। अब इस वक्त यहां पे डेफिनेशन क्या होगी? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, वो सारे बी के एलिमेंट जो ए में नहीं होने चाहिए, यानी बी के यूनिक एलिमेंट आपने उठाने हैं। अच्छा बी के पास 2 है, ए के पास तो है, इसको मत उठाओ।
6 है इसके पास नहीं है, तो उठाओ, यूनिक है। 3 इसके पास भी है ना, 8 इसके पास है, इसके पास नहीं है। 9 है, यहां पे नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया b माइनस ए माइनस बी और b माइनस ए कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। अब यहां पे मैंने लिखा है द सेट्स a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b माइनस ए म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ये हमेशा डिसजॉइंट होते हैं, यानी इनके बीच में कभी भी आपको कोई कॉमन नहीं मिलेगा। जरा यहीं पे चेक करो, a इंटरसेक्शन b भी फाइंड करो, देखते हैं हम कोई एक एलिमेंट होगा जो कॉमन है। अब इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन लेते हैं जो दोनों जगह है, तो 1 यहां पे है ना, 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है। अच्छा 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है। 4 ना, 5 ना, बस ये। जरा मुझे बताओ a माइनस बी ये सेट है, b माइनस ए ये वाला सेट है, a इंटरसेक्शन b ये वाला सेट है। इनमें आपको कोई एक भी एलिमेंट ऐसा दिख रहा है कि जो कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है। मतलब ये आपस में क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, इनमें कोई भी कॉमन नहीं होता है। तो ये हमारे पास हो गया डिफरेंस। अब हम यहां पे करने वाले हैं क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ a and b are two sets such that a is the subset of b, बताओ भाई a यूनियन b क्या आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। लेट अस सपोज दैट a हमारे पास है 1 एंड 2, b हमारे पास है ठीक है। अब मुझे आप बताओ, क्या a सबसेट है b का? यस, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में हैं, यानी a इज द सबसेट ऑफ b। अब मुझे आप बताओ a यूनियन b क्या आएगा? यूनियन क्या करता है? यूनियन जमा करता है। जैसे मैंने आपको बोला, आप बच्चों को जमा करते हो, ठीक है, एक ही ग्राउंड में लाते हो, तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को जमा करके एक साथ लिखेगा, लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो 1 2, फिर 1 2 यहां पे भी आता, इसको रिपीट नहीं करना है, आगे लिखना है 3 4 6 7। तो ए यूनियन बी आएगा। जरा मुझे बताओ, क्या ये बी के बराबर तो नहीं है ना? इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी तो हमारे पास बी के बराबर है। तो यहां से आपने रिजल्ट निकाला, अगर आपके पास ए सबसेट होगा बी का, यानी इसके सारे एलिमेंट्स बी के अंदर ऑलरेडी हैं, तो ए यूनियन बी आपके पास क्या आएगा? बी के बराबर है। यहीं पे दूसरा लिखो, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, अगर बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर होंगे, तो ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा? ए के बराबर। क्योंकि ये सारे यहीं पे तो हैं, इसका मतलब ये फिर ए के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आपके पास है ए, आपके पास है सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। यहां पे आपको क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले मैं करता हूं पार्ट नंबर 1, और कुछ आपको भी करने पड़ेंगे। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, यहां पे आपको अपनी मर्जी है, चाहे आप इकट्ठा तीनों को करो या इस तरह से ब्रैकेट दो, पहले दो का यूनियन लो, फिर आप तीसरे के साथ लो, आपको अपनी मर्जी है। अगर यहां पे मैं पहले ए यूनियन बी लेता हूं, तो ऑल द एलिमेंट्स जो यहां पे भी हैं, यहां पे भी हैं, तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब ये वाले भी लिखने हैं, लेकिन रिपीट नहीं करने हैं। 3 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, फिर 5 6, फिर यूनियन सी। अब हमारे पास क्या आएगा? अब यूनियन सी के साथ भी कर दो, तो फिर आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाले सारे यहां पे मैंने लिख दिए। अब 5 6 ऑलरेडी मैंने लिखे हैं, रिपीट नहीं करने हैं, तो 7 और 8। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी, ये है आंसर। ठीक हो गया। अब मैं करता हूं थर्ड पार्ट।
और सेकंड पार्ट आपका रहेगा होमवर्क, और इसका आपने कमेंट करके आंसर जरूर करना है। बताओ भाई, बी यूनियन सी यूनियन डी क्या आएगा? इसको मैं ना इस वक्त डायरेक्ट करने वाला हूं। देखो, आपने देखने सारे एलिमेंट बी वाले उठाने हैं, तो ले लो 3 4 5 6। फिर सी वाले उठाओ, 5 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो 7 8। फिर डी के ऊपर जाओ, 7 8 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 9 10। तो ये हमारे पास बी यूनियन सी यूनियन डी, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। इफ ए, हमारे पास सेट ए है, सेट बी है, सी है, डी है। यहां पे हमें क्वेश्चन निकालने हैं, तो मैं यहां पे करता हूं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करता हूं मैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यहां पे भी आपको अपनी चॉइस है। आपने ऐसे एलिमेंट उठाने हैं जो कि तीनों में कॉमन हैं, ठीक है। या आप दो दो करके भी कर सकते हो, आपको अपनी चॉइस है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं दो दो करके करता हूं, ए इंटरसेक्शन सी, पहले आप देखो ए और सी में क्या कॉमन है, बताओ। ए में कॉमन है 11, यहां पे भी है, यहां पे भी, और कुछ नहीं, तो बस सिर्फ इतना ही। फिर इंटरसेक्शन डी, डी क्या है, इसको मैं यहीं पे लिखता हूं, 15 17, ठीक है। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन आप ले लो, कॉमन क्या है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो इसको हम सीधा लिखेंगे 5। यहां पे कॉमन कुछ भी नहीं है, दैट इज, ये हमारे पास आ गया आंसर 5। अच्छा, अब मैं करता हूं सेकंड वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, सबसे पहले मुझे बी यूनियन डी फाइंड करना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो आएंगे बी यूनियन में आएंगे 7 9 11 13, ठीक है। और डी में क्या है, 15 17, तो 15 and 17, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन, ए को मैं लिखता हूं यहां पे, या सीधा करो, आप लिखो इसको इधर ही, 3 5 7 9 11, ये आपके पास ए है, तो इंटरसेक्शन आपके पास ये वाला सेट, 7 9 11 13 15 and 17। करो जरा इसको, देखो 3 नहीं है, 7 यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो 7 आएगा। अच्छा, और 9 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 11 यहां पे भी है, यहां पे भी है, और कुछ कॉमन है नहीं, तो यही हमारा आंसर है। इस तरह से जो मैंने ये वाले क्वेश्चन निकाले, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आपने निकालने हैं। और कोई पार्ट मैं यहाँ पे करूं? अच्छा ठीक है, मैं थर्ड पार्ट और करता हूं, फिर आपके पास ये दो पार्ट बचेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूं पार्ट नंबर 3, और यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहां पे मैं क्या करूंगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूंगा, और इस वाली साइड बी यूनियन सी फाइंड करूंगा, फिर उन दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है, 11, बस, और कुछ कॉमन है ही नहीं। हाँ है, 7 भी 9 भी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन है 7 9 और 11। फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जरा मुझे बताओ। अच्छा, बी ये वाला है और यूनियन ये वाला है, तो यूनियन में तो सारे ही आते हैं, 7 9 11 13। अच्छा, 11 13 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, फिर आएंगे हमारे पास 15।
अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो 7 9 11, 7 9 11 ये तीनों कॉमन है। तो 7 9 11, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब ये दो आपके लिए हैं, कमेंट करके आपने इनका आंसर जरूर बताना है। अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ, इफ ए आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी आपके पास है इवन नेचुरल नंबर्स, बताओ भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी एंड सो ऑन। करो जरा फाइंड। अब देखो, मैं लिखता हूं सेट ए। अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखता हूं तो x इज अ नेचुरल नंबर। क्या मतलब इसका? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? वन से। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा अप टू इंफिनिटी। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है सेट बी। इसके अंदर क्या है? x इज अ इवन नेचुरल नंबर। कौन से नेचुरल नंबर? इवन नेचुरल नंबर है, तो यानी 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसी तरह से आपको सी और डी भी लिखने हैं। ठीक है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, यहां पे हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन है कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन है यहाँ पे 2 4 6 8, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है। नेचुरल नंबर में तो सारे आ रहे हैं, यहां पे सिर्फ 2 4 6 आ रहे हैं, यानी आपके पास जो सेट बी है ये आपके पास आंसर है, ये आपके पास इंटरसेक्शन आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं करता हूं डी वाला, ये वाला पार्ट में करता हूं, या मैं करता हूं ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी। अब डी के अंदर मेरे पास क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर हो गया 2, फिर मेरे पास है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, 13, और इसी तरह से चलता जाएगा, यानी आगे प्राइम नंबर ही आएंगे। ऐसे खाली डैश डैश नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर है, उनका कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ, ये जो यहाँ पे प्राइम नंबर है, क्या ये सारे के सारे आपको सेट ए में मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे आपको। तो फिर मुझे आप बताओ कि ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी में कॉमन क्या आएगा? बताओ। तो ए इंटरसेक्शन डी में हमारे पास कॉमन आएगा यही वाले, यानी प्राइम नंबर। ठीक है। इसी तरह से अब मैं करता हूं ये वाला। मुझे बताओ जो सी है, इसमें क्या है? सी के अंदर आपके पास ऑड नेचुरल नंबर है, यानी ऑड नंबर समझो, और डी के अंदर आपके पास प्राइम नंबर है। ठीक है। अब बताओ, क्या यहां पे सारे के सारे प्राइम नंबर नहीं है? बिल्कुल है, एक्सेप्ट 2। बस 2 को हटा दो, 2 के अलावा बाकी सारे यहां पे कॉमन आएंगे। तो आपने लिखना है सी इंटरसेक्शन डी में आएंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 आपके पास इवन नंबर है। बाकी के बाकी सारे जो प्राइम नंबर है वो आपको मिलेंगे ऑड नंबर। तो बाकी जो यहां पे बचते हैं ये आपके लिए हो गए होमवर्क। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 27। यहां पे आपको फाइंड करना है डिफरेंस। बताओ भाई डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे? मैं करता हूं फर्स्ट पार्ट पहले, ए माइनस बी। क्या मतलब इसका? ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन ए, जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो ए के एलिमेंट 3 में है, यूनिक होना चाहिए, सिर्फ ए में है, बी में है ना। लिखो 6, देखो ढूंढो, नहीं है, लिखो 9, ढूंढो, लिखो 12 ना, 15 लिखो क्योंकि नहीं है। अच्छा 18 लिखो, 21 लिखो। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए माइनस बी। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैं करता हूं ये वाला।
बाकी रहेंगे आपके लिए होमवर्क डी माइनस सी। क्या मतलब इसका? ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन डी बट नॉट इन सी। देखो 5 है डी में, सी में है कहीं पे ना, यूनिक है सिर्फ डी में। अच्छा 10 हाँ है, नहीं छोड़ो। 15 नहीं है, लिखो। अच्छा 20 नहीं है, लिखो। तो ये हमारे पास हो गया डी माइनस सी। इसी तरह से बाकी वाले पार्ट्स भी आपने करने हैं। इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आपके पास जो आर है ये आपके पास है रियल नंबर, एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, और क्यू आपके पास है रैशनल नंबर्स। अच्छा देन व्हाट इज आर माइनस क्यू, आपको फाइंड करना है आर माइनस क्यू। बताओ भाई क्या आएगा? अब देखो हम जानते हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसको हम क्लासिफाई करते हैं एज रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, अब मुझे बताओ आर माइनस क्यू का क्या मतलब है? वो सारे रियल नंबर जो कि रैशनल नहीं हैं। अब जो रैशनल नहीं है मतलब फिर वो इरेशनल होंगे, तो आर माइनस क्यू आपके पास फिर आएगा इरेशनल। तो ये है इसका सिंपल सा आंसर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।